नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। दलाई लामा इन दिनों अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर हैं और भारत चीन के बीच तनाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। तनाव का ये ताज़ा दौर दलाई लामा के इस दौरे को लेकर ही शुरू हुआ है। हालांकि दलाई लामा के इस दौरे को लेकर चीन की आपत्तियों को भारत ने नज़रअंदाज करते हुए कहा है कि चीन हमारे अंदरूनी मामलों में दखल न दे। चीन का कहना है कि भारत के इस कदम से द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचा है और सीमा पर तनाव बढ़ सकता है। यहाँ तक कि दलाई लामा के मामले पर चीन ने कश्मीर में भी दखल देने की धमकी दे डाली है। क्या वाकई मोदी सरकार ने चीन के प्रति भारत की जो नीति है वो बदली है? किस तरह की तब्दीली देखने को मिल रही है और इसके किस तरह के प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो पूर्व राजदूत मौजूद हैं। अशोक सज्जनहार स्टूडियो में मौजूद हैं और विवेक काटजू हैं। साथ ही मेरे इसके अलावा प्रोफेसर अलका आचार्य हैं, डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज़। वरिष्ठ पत्रकार संजय कपूर मौजूद हैं, एडिटर हैं हार्ड न्यूज़ मैगजीन के। मेहमानों का सभी का स्वागत है। प्रोफेसर आचार्य, ये बताइए फिलहाल कि क्या वाकई आपको ऐसी कोई तब्दीली नज़र आ रही है जो मोदी सरकार ने हमारी जो चीन पर अब तक की जो स्टेटेड पॉलिसी है उसमें बदलाव है? मैं नहीं कहूँगी कि बदलाव है पूर्ण तरह, क्योंकि ये पहली बार नहीं जा रहे हैं, पहले भी जा चुके हैं। लेकिन जिन परिस्थितियों में ये यात्रा हुई है और उसके आगे पीछे जो दोनों देशों के बीच में जो मुद्दे उठे हैं, जिनसे काफ़ी मनमुटाव हुआ है भारत में भी, और चीन का पाकिस्तान के साथ जो साठगांठ हो रही है, उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा तनाव का माहौल था। और उस तनाव के माहौल में फिर एक जो आजकल जिस शब्द का बहुत प्रयोग किया जा रहा है, असर्टिव, जो भारत की तरफ से एक रवैया आया है कि ये बातें जो हैं ये हमारे जैसे अंदरूनी मामलों की बात है और इसमें हम किसी दूसरे की दखल नहीं चाहेंगे। ये एक इसने इस तनाव के माहौल में ये जो एक बड़ा ज़ोर से भारत ने एक कदम लिया है, उसका फिर एक इंटरप्रिटेशन जो होता है और उसके जो रैमिफिकेशंस होते हैं वो निश्चित रूप से कहीं दिख रहे हैं कि रवैया एक तरह से, चाहे नीति पूरी तरीके से ठोस तौर पे ना बदली हो, उसके बावजूद जो भाषा है और जो रवैया है, क्या वो बदला है? उसमें एक जैसे असर्टिवनेस की बात आई है। जैसे कि अब आप देखिए कुछ जो बातें कही गई हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारे जो सीमा है वो तिब्बत के साथ है, चीन के साथ नहीं है। या जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और ये मुझे लगता है ये शायद एक तरह से एक नया एक मुद्दा उठा है कि ऑफिशियल ने पहले इन बातों में अपना प्रेजेंस नहीं जाहिर की थी, लेकिन इस बार किरण रिजिजू जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं, वो खुद दलाई लामा को वेलकम किए हैं। और तो ये जो ऑफिशियल जो एक इन्वॉल्वमेंट आया है, ये एक नया मोड़ है। इससे पहले भारत ने दलाई लामा की यात्राएं जो हैं या उनका तवांग जाना या कोई और देश में जाना, उस पर उन्होंने उतना वो नहीं किया था। लेकिन हाल ही में आप देखिए 2-4 चीज़ें हुई हैं जहाँ पर एक सरकारी स्तर पर एक थोड़ा सा बदलाव दिखा है। जैसे कि प्रेसिडेंट ने भी दलाई लामा को एक ऑडियंस दिया है। तो ये सब जो चुटियाँ ली गई हैं, और जैसा मैंने कहा कि अगर आप एक पूरा माहौल देखें जो पिछले साल भर में चीन और भारत के बीच में एक तरह से स्ट्रेस टेंशन वाला जो माहौल बना है, उस संदर्भ में ये मामले ने नया बढ़ा दिया है इसको। तूल पकड़ा। विदेश मंत्रालय का कहना है कि चीन को भारत की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। किरण रिजिजू ने कहा है कि भारत चीन की नीति का सम्मान करता है और चीन से भी हम इस तरह के पारस्परिक रुख की उम्मीद करते हैं। एम्बेसडर काटजू, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आप प्रोफेसर आचार्य की बात से सहमत हैं कि बहुत जो सिरे पर जो है हमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, लेकिन अगर छोटी छोटी चीज़ें ये देखें तो साफ तौर पर ये पता चलता है कि एक शिफ्ट ज़रूर है? नहीं, देखिए, इसको कुछ विश्लेषण करने की ज़रूरत है। अब दोनों देशों ने ये कि जो पहले की नीति है कि आर्थिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ना चाहिए, वो नीति अभी भी चल रही है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। कोई भी कदम ना ही चीन ने उठाया है ना हमने उठाया है इस डायरेक्शन में। लेकिन जो संकेत और जो सिग्नलिंग मोदी जी की सरकार कर रही है वो साफ है। वो ये है कि अगर चीन भारत के जो कोर कंसर्न्स हैं उसको नज़रअंदाज करेगा, जैसे आतंकवाद के मामले में,
जैसे एनएसजी के मामले में, और इसमें वो पाकिस्तान की वजह से इनको नजरअंदाज करेगा, तो फिर चीन को ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि भारत भी उसकी तरफ कोई सेंसिटिविटी दिखाएगा। तो इस वक्त मेरा ये मानना है कि भारत सरकार ने एक कदम जो उठाया है वो सिग्नलिंग के क्षेत्र में है, और चीन को ये संकेत दिया जा रहा है कि देखिए ताली दोनों हाथों से बजती है। लेकिन एम्बेसडर काटजू, ये तो आपने बात की दोनों देशों के आपसी संबंध की, मैं आपसे जानना चाहती हूँ खास तौर पर दलाई लामा के मामले में, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के मामले में क्या आपको तब्दीली नजर आ रही है फिलहाल? नहीं, अब दलाई लामा पहली बार तो अरुणाचल गए नहीं हैं, पहले भी, और सरकार ने भी यही कहा है कि इसको जो उनकी जो विजिट है अरुणाचल की, उसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। वो एक धार्मिक कारणों से वहाँ गए हैं, और फिर अरुणाचल भारत का अंग है, ये तो हमने हमेशा कहा है कि अभिन्न अंग है। और इस पे अगर किसी का रवैया बदला है दशकों में, अगर आप देखें तो चीन का रवैया बदला है, भारत का रवैया अरुणाचल के प्रति कतई नहीं बदला है। प्रोफेसर आचार्य कह रही हैं लेकिन जो सरकारी मौजूदगी है दरअसल वो इस पूरी तस्वीर में नहीं है। नहीं, वो जो सरकारी वहां पर मंत्री हैं वो भी अरुणाचल के हैं, रिजिजू जी, और इसको अगर आप पूर्ण रूप से एक राजनीतिक रूप देंगे तो वो गलत होगा। हाँ, ये जरूर है कि सिग्नलिंग, जैसे मैं कह रहा हूं, वो बहुत जबरदस्त हुई है, और मुझे लगता है बिल्कुल सही हुई है, क्योंकि चीन को ये समझना है कि भारत कोई छोटा देश नहीं है। ठीक है कि आज के दिन चीन ने बहुत प्रगति की है, लेकिन हम भी प्रगति कर रहे हैं। और चीन, अगर, जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज किया, अगर चीन भारत के जो हित हैं, जो भारत के कोर कंसर्न्स हैं, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देगा और उसमें वो बार बार दिखाएगा कि वो उनको निग्लेक्ट कर रहा है, तो फिर ये उम्मीद करनी चीन को कि भारत भी एक किस्म से कुछ नहीं करेगा, कोई ठोस कदम नहीं उठाएगा, ये गलत है। लेकिन जो पैरामीटर्स हैं रिलेशनशिप के, वो इस वक्त नहीं, मेरे समझ में वो नहीं बदले हैं, क्योंकि सहयोग के जो क्षेत्र है वो कायम है, और जब तक वो कायम रहेगा मुझे नहीं लगता है कि कोई, हम इसको कह सकते हैं कि बिल्कुल एक किस्म से पूरी तब्दीली हो गई है रिलेशनशिप। जी, अम्बेसडर सज्जनहार, क्या आपका भी यही मानना है कि इस तरह की तब्दीली देखने को आपको मिल रही है या नहीं, या वाकई सिर्फ जो है वो सांकेतिक ही नज़र आ रही हैं चीज़ें? कई कॉलमनिस्ट जो हैं वो भारतीय कॉलमनिस्ट ये लिख चुके हैं कि दरअसल चीनी मीडिया ने जिस बात की तरफ इंगित किया है, जिस बात की तरफ इशारा किया है, वो दुरुस्त है कि मोदी सरकार की नीति में बदलाव नज़र आ रहा है। देखिए, मैं इस चीज़ से सहमत हूँ जो जैसा कि कहा गया है, दोनों वक्ताओं ने पहले कहा है, जो ये पहली मर्तबा नहीं है जो दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश या तवांग गए हैं, ये 6 बारी वहाँ पर जा चुके हैं। परंतु जो चीन का रिएक्शन था पहले, चीन का रिस्पांस, हालांकि उसने हमेशा इसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज किया है, परंतु जितना ज़ोरदार ऑपोजिशन इस बारी देखा गया है वो मेरे विचार से पहले कभी नहीं देखा गया। एक ये चीज़ है जो अंतर है इस मामले में, अगर इसको हम कंपेयर करें जो पहले क्या हुआ है। दूसरी चीज़ मैं जो देखता हूँ इसमें, जो जिस सफाई और स्पष्टता से भारत ने अपनी पोजीशन इसमें रखी है, जो वो पहले वो बिल्कुल आध्यात्मिक गुरु हैं, कोई इसमें राजनीतिक कंटेंट नहीं है, इसको आर्टिफिशियल कंट्रोवर्सी नहीं बनाया जाए। जैसे हम वन चाइना पॉलिसी को रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं जो चाइना भी हमारी वन इंडिया पॉलिसी को रिस्पेक्ट करेगा। तो बहुत ही स्पष्टता से और बहुत ही सधी तरीके से हमने इसका उत्तर दिया है। मेरे विचार से ये है। पहले जो होता रहा है, अगर मैं एक उदाहरण दूं, जब 2013 में वहाँ से जो कुछ ट्रूप्स आ गए थे, जो हमारी तरफ आ गए थे, तो हमारी तरफ से ये वक्तव्य दिया गया था जो हमारा दोनों जो देशों का रिश्ता है वो एक बहुत ही जैसे खूबसूरत चेहरे के समान है, जिसके ऊपर थोड़े से कुछ ब्लेमिशेस आ जाते हैं इस प्रकार के। तो मतलब इसको जो भी अपने डिफरेंसेस हैं उनको अंडर द कारपेट करने का प्रयास किया गया था। अभी ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही स्पष्टता से, चाहे वो किरण रिजिजू जी ने कहा हो, चाहे वो हमारे वक्ता ने कहा हो, विदेश मंत्रालय के वक्ता ने कहा हो,
जो ये बिल्कुल जिस टर्म्स पर दलाई लामा यहाँ पर हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, रिस्पेक्टेड स्पिरिचुअल लीडर हैं, और इसी कैपेसिटी, इसी हैसियत से वो अरुणाचल प्रदेश में जा रहे हैं। नहीं, और लेकिन कोई वैसे सज्जनहार, ये आप जी। बात सही है आपकी कि वो धार्मिक गुरु हैं या स्पिरिचुअल गुरु हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कभी भी उनकी शख्सियत से राजनीति को हम अलग नहीं कर पाए। नहीं, हमारा तो हमेशा यही कहना रहा है, चीन कुछ भी कहता रहे, जो ये अलगाववादी हैं, स्प्लिटिस्ट हैं, लायर हैं, वगैरह वगैरह, परंतु हमने कभी इसको नहीं माना है जो वो चीन को स्प्लिट करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी जब देखिए, जब चीन ने ये वाला ऑब्जेक्शन उठाया, जो वो क्यों हमारे राष्ट्रपति से मिले, तो वो अकेले तो मिले नहीं, वो तो सभी जो नोबेल लॉरिएट्स थे वो सब गए उनसे मिलने के लिए। नहीं, तो उनके क्या साथ चीन मुलाकात इसको नई नज़र से देखने की कोशिश कर रहा है? अगर हम कुछ नहीं बदल रहे हैं तो चीन का नज़रिया क्यों बदल जी। रहा है? उनकी प्रेस में ये नयापन, ये तमाम बातें क्यों नज़र आ रही हैं? देखिए, मेरे विचार से ये चीन की ज़्यादा असर्टिव पॉलिसी है। जैसे जैसे उसकी इंटरनेशनली स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, तो उसका और असर्टिवनेस, चाहे अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल करूं, अग्रेसिवनेस, आप चारों तरफ देखिए, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो, चाहे भारत के उसमें हो। नहीं तो अगर ये मसूद अजहर का केस है, उसमें अगर वो अग्री कर जाते हैं, जो उसको बैन लगाया जाए, चीन को इसके ऊपर कोई वो नहीं नुकसान होने वाला है। परंतु एक जो उसका स्ट्रेंथ है उसको वो शो करना, और दूसरा जो भारत को किस तरीके से चारों तरफ से घेरा जाए, हर मोड़ पर उसके रास्ते में अटकलें लगाई जाएं, यही चीन का वो रहा है, आइडिया रहा है। और इसी को उससे, चाहे वो NSG का हो, चाहे ये हो, चाहे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, हर तरीके से, या हमारे नेबरहुड में जो भी देशों के साथ उनके संबंध बढ़ते जा रहे हैं, कैसे भारत के सामने, भारत के ग्रोथ में कैसे रोड़े अटकाए जाएं, वह चीन करना चाहता है। जी, संजय कपूर जी, फिलहाल दलाई लामा जो हैं वो तिब्बतन मोनेस्ट्री जा रहे हैं, तवांग डिस्ट्रिक्ट जिसको चीन हमेशा कहता रहा है कि ये विवादित क्षेत्र है। पूरी कहानी 1683 में यहीं से शुरू हुई है। कितना महत्व आप इसको देना चाहेंगे चीन के बयानों को, जो चीनी मीडिया में जिस तरह से जो क्रिटिसिज्म आ रहा है, और भारत का अपना स्टैंड? देखिए, मैं काफ़ी हद तक एम्बेसडर सज्जन झार जो कह रहे हैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। चीन काफ़ी करेक्ट रहता है कि अगर ये आलोचना कर रहा है या कहता है कि प्रतिबंध लगाता है कि ये उम्मीद करता है कि दलाई लामा अगर वहाँ ना जाएं, तो बार बार वो उसी तरीके के स्टेटमेंट देता है। परंतु अब उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो इन्फ्लुएंस है, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसका ज़्यादा महत्व दिखाई पड़ रहा है। लोग बाग काफ़ी समय पहले कहा करते थे कि चीन की ताकत फ़िलहाल थोड़ी कम है, जब 5 साल बाद या 6 साल बाद बढ़ जाएगी तो हर चीज़ इतनी ज़्यादा पावरफुल लगेगी, इतना ज़्यादा हमारे पर दबाव आएगा कि उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो तवांग में दलाई लामा गए हैं, उसने पहले भी चीन ने बोला कि यहाँ पे अगर जाएंगे तो हमारे संबंध को ख़राब होने की पूरी गुंजाइश है, और उसके बाद उनका स्टेटमेंट आया कि वो दे विल गो टू एनी एक्सटेंट इस पे हिंदुस्तान का जो भी है रिटेलिएट और कश्मीर की बात को जो है साथ में लेकर आना, क्या आपको लगता है कि वो जवाब देना चाहते थे कि आप ऐसा करेंगे तो हम वैसा करेंगे? तो यही वाली बात है, कह रहे हैं जैसे कि अम्बेसडर साहब ने बोला कि जो कई सारा हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था, जैसे बांग्लादेश में वो इंटरफेयर नहीं करते थे, नेपाल में हमको छोड़ रखा था, वहाँ पे कुछ नहीं करते थे, श्रीलंका में आपको पता ही है जो हमारा उनके साथ काफ़ी हद तक कन्फ्रंटेशन हुआ, उन सब जगहों पे जहाँ पे हमारी पहुँच थी, जो हमारा इलाका कहा जाता है, मालदीव को ले लीजिए, वहाँ पर सब जगह पर ज़्यादा पैसे दे के अपना रिश्ता उन्होंने बनाया है। और समस्या यहाँ पे आ गई ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, जिसके बारे में हिंदुस्तान बार बार कहता है कि हमारी सॉवरेनिटी को ना ये वायलेट करते हैं, और चीन को इस बात का एहसास है कि उन्होंने जो निर्णय लिया सीपैक का वो गलत लिया, क्योंकि वो हरदम इंटरनेशनल लॉ के दे वांट टू बी ऑन द राइट साइड, परंतु यहाँ पे थोड़ी बहुत वो गलती कर बैठे। और उनको कुछ तो उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये पहले पता होता तो उसका रूट थोड़ा बहुत चेंज करते, ये करते। अभी भी ये सब तरीके की बात हो रही है, पर चीन का जो पूरा प्रभाव क्षेत्र है और जो प्रभाव है सिर्फ हमारे ही मुल्क में नहीं। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि मेक्सिको में, जहाँ की जो कि अमेरिका का बैकयार्ड है, वहाँ पे पहली दफ़ा, जो कि लोग बात सोच नहीं सकते थे, एक ऑटोमोबाइल प्लांट लगाया है चाइना ने मेक्सिको में। और मेक्सिकन जो वहाँ के जो डिप्लोमेट हैं वो ये कह रहे थे कि आज से 2 साल पहले तक भी संभव नहीं था कि चीन के साथ कोई भी संबंध हो वहाँ पर। तो ये नहीं कि सिर्फ हमारी तरफ ही वो लोग असर्ट कर रहे हैं, वो अपने को देख रहे हैं कि अगर इफ़ दे वांट टू इमर्ज एज अ बिग पावर तो उसमें किस तरीके से वो अपने कंडक्ट करेंगे। और यहाँ पर
हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि जो हम निर्णय ले रहे हैं आज की तारीख में कि दलाई लामा को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो इसके नतीजे क्या होंगे? चीन को हम किस तरीके से डील करेंगे आने वाले दिनों में? क्या हमारे पास इस समय साधन है, इस समय लेकिन हमारे आप पास इस बात का खास राजनीतिक कर इस्तेमाल सोच कर है? रहे हैं कि हम प्रोत्साहन दे रहे हैं दलाई लामा को, कहीं ना कहीं जो एक सरकारी जो मौजूदगी नज़र आ रही है उसके जरिए, चाहे राष्ट्रपति से मिलना हो, चाहे मंत्रियों की मौजूदगी हो, क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं बदलाव है हमारी खुद की नीति में? देखिए, जब 1959 या 60 में जब हिंदुस्तान आए, तब से वो प्रोसेस तो चालू हो ही गया था। वो कभी जैसे अगर आपको याद हो, जब मनमोहन सिंह थे और चीन के नेता हमारे मुल्क में आए थे, तो जो टिबेटन्स का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन था, उसको सरकार ने बहुत सख्ती से दबाया था और चीन ने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि जिस तरीके से उनको रोका गया। परंतु अब जो इस सरकार का जो पूरा एटीट्यूड है, वो एक काफ़ी ये है कि हम अपनी बात करेंगे और जो असर्शन है चाइना को, उसको चेक करेंगे। तो अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरफ जाएगा। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि हमें ये देखना होगा क्या हम उस स्थिति में हैं? संभाल पाएंगे। जैसे कि मई में ये आपकी OBOR की बेल्ट एंड रोड की कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें कि ट्रंप साहब भी आने की बात कर रहे हैं। तो अगर ट्रंप आते हैं और किस तरीके का नक्शा सी जिनपिंग ना दुनिया को दिखाते हैं, उनका क्या परसेप्शन होता है बेल्ट रोड की शक्ल का, उसमें हिंदुस्तान का कौन सा हिस्सा जुड़ता है या हिंदुस्तान को पूरी तरीके से किनारे कर दिया जाता है, वो सब चीज़ें देखने वाली हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे जो राजनयिक हैं और हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो सब चीज़ों को मेरे ख्याल से देख रहे ध्यान होंगे। रख कर ये सब चीज़ें करेगी। प्रोफेसर आचार्य, बहुत दिलचस्प बात यह है कि लगातार हम बात करते हैं कि कारोबारी रिश्ते चीन के साथ बढ़ाएंगे, लेकिन जहां भी हमारे सुरक्षा के हितों की बात आती है, चीन हमें वहां चोट करता है जहां सबसे ज़्यादा दर्द हो, चाहे वो पाकिस्तान का जिक्र हो, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र में हम देखते हों। क्या आपको लगता है कि दोनों चीज़ें साथ साथ चल सकती हैं? क्या यही डिप्लोमेसी में रियलिज्म का नाम दिया जाता है कि एक तरफ आप एक हाथ से कारोबार कीजिए और दूसरे हाथ से सुरक्षा के जो हित हैं आपके, वो उनको चोट पहुंचती रहे? दो बातें हैं यहाँ पे। एक तो ये है कि पहले जो हम मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं कि ये दलाई लामा की यात्रा से भारत चीन संबंध पर कितनी चोट आई है, उसमें अगर हम ये पूरी चीज़ खोल दें और पूरा जो है एक भारत और चीन के बीच में जो एक उभरता रिश्तों का स्वरूप जो उभर रहा है, उसको देखें तो फिर सारे मुद्दे जो हैं एकदम मिल जाते हैं। चीन हमारे चारों तरफ एक घेरा बना रहा है। चीन का ग्लोबल विश्व स्तर पर एक बड़ा भारी प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है, निवेश जा रहा है। अफ्रीका देखिए, लैटिन अमेरिका देखिए, मेक्सिको की अभी बात हुई है। तो ये तो उसकी एक बढ़ती जो एक आर्थिक कैपेबिलिटी है वो दिख रही है, और हमारे जो आसपास हमारे पड़ोस में भी है वो भी हमें दिख रही है साफ साफ। ये एक अलग बात है। मेरा मानना है कि भारत और चीन, और जैसे पहले भी बोला गया था, काटजू जी ने भी बोला है, और कि एक कोशिश की गई थी कि चूंकि भारत और चीन के बीच में काफ़ी एक कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं, उनको धीरे धीरे सुलझाया जाए क्योंकि काफ़ी जटिल हैं वो, लेकिन रिश्तों को एक बढ़ने के लिए एक मौका दें, क्योंकि दोनों देश आर्थिक रूप से उभर रहे हैं। मेरी समझ से तो इन दोनों को अलग रखा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से अभी चर्चा चल रही थी, मुझे लग रहा है कि बार बार हम सभी मुद्दों को एक साथ डाल के ही और वापस हम उसी बात पे आ जाते हैं कि चीन असर्टिव हो रहा है। मेरी समझ साफ साफ दो बातों पर है कि एक, चाहे कुछ भी दूसरे अलग बॉर्डर पे प्रॉब्लम है, हमारे नेबरहुड में प्रॉब्लम है, तिब्बत एक इशू है जिस पे भारत चीन संबंध पूरी तरह से अलग हो सकते हैं। यहाँ बात हो रही थी कि चीन असर्ट करता है, लेकिन आपने अपनी बात की शुरुआत इससे की थी कि भारत असर्ट कर रहा है, तो क्या दोनों ही असर्ट कर रहे हैं? जी हाँ, ये कहना ठीक होगा? जी हाँ, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि भारत के जो असर्टिवनेस है वो एक जवाब है चीन की असर्टिवनेस का। तो एक तरह से अब हम लोग असर्टिव सवाल जवाब में लग गए हैं, लेकिन तिब्बत एक मामला है जिस पे चीन और भारत के रिश्ते अटक सकते हैं। तो क्या दोबारा सोचे जाने की जरूरत है? ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। एम्बेसडर काटजू, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पंडित नेहरू के जरिए ये पूरी नीति की जो शुरुआत हुई, उसके बाद से अब हम कई दशकों में यहाँ तक पहुंचे हैं, क्या वाकई हमें भी नए सिरे से ये सोचना होगा कि दलाई लामा को लेकर हमारी क्या पॉलिसी है, तिब्बत को लेकर हमारी क्या पॉलिसी है? देखिए, मेरा मानना है कि जो हमारी चीन नीति के पैरामीटर्स हैं उसमें ज़्यादा बदलाव अभी नहीं आएगा, क्योंकि अब
एक किस्म से चीन भी जानता है और हम भी जानते हैं कि बहुत क्षेत्रों में हमें सहयोग करना है। कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विषय हैं, ऐसे ग्लोबल कंसर्न्स हैं जिसमें हमारी सहमति है, चीन की और हमारी। लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं, और ये राजनयिक खेल तो चलता ही रहता है, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हमारा कंपटीशन है, और अब इसको अब हम नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। इस जो कंपटीशन है उसको हम लीपापोती उस पर नहीं कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी कहते थे कि दोनों देश, देयर इज इनफ स्पेस फॉर बोथ कंट्रीज टू ग्रो। ये सही है, ये जो असूल था ये सही है, लेकिन उसके भी उस जो स्पेस है वो चीन के रवैये की वजह से, उनकी नीतियों की वजह से भारत को लग रहा है कि वो भारत की स्पेस में वो इंक्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो दलाई लामा जी की अरुणाचल विजिट है वो वही भारत संकेत दे रहा है कि देखिए हमारे क्षेत्र में जो हमारा जो कंसर्न्स हैं उसको आप नजरअंदाज मत कीजिए। हाँ, चीन आजकल असर्टिव है, जैसे हमारे मेरे और को पैनलिस्ट ने कहा, वो असर्टिव हैं, और इस कुछ उनकी डोमेस्टिक एक कंस्टिट्यूएंसी है, उनके भी एक नेशनलिज्म उनके वहां भी बढ़ रहा है। तो ये खेल चलेगा और हमें और देशों के साथ आम राय बनानी पड़ेगी, जैसे कि हम बना रहे हैं। बिल्कुल। कि चीन को जो एक राइजिंग चाइना है उसको किस तरह हम भी कंटेन करें। बिल्कुल। मेरे सज्जन भाई ये बताइए, जी समय मेरे पास कम है जी। एशिया में होगा जी, और अफ्रीका में होगा, सब जगह होगा। जी हाँ, ये बताइए फिलहाल कि चीन ने साफ तौर पर जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं कि अगर दलाई लामा को आपको प्रोत्साहित करना है तो ये भारत चीन रिश्तों की कीमत पर होगा, यहाँ तक बात हो रही है कि वो डाउनग्रेड कर सकते हैं जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं। क्या हमें भी दोबारा ये संतुलन देखना चाहिए कि हम ऐसा करना चाहते हैं? देखिए, हमको तो तैयार रहना चाहिए, जो अगर वहाँ से कोई ऐसा वो रुख अपनाते हैं, ऐसा कोई कदम उठाते हैं, तो उसका हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, उसका हमारा जवाब क्या होगा। देखिए, कुछ समय पहले ही अभी एक वो किस्सा हुआ था जब एक वीगुर सेपरेटिस्ट हैं दोलकुन ईसा, उनको हमने वीज़ा दिया था और फिर तुरंत उस वीज़े को हमने एकदम कैंसिल कर दिया, क्योंकि हमने कहा उनके अगेंस्ट रेड अलर्ट है इंटरपोल का वगैरह कुछ भी। परंतु उससे जो भारत की इंटरनेशनल इमेज था उस पर असर हुआ। मेरे विचार से अब जो हमने ये स्टैंड लिया है इसको हमें पूरी तरह से इसके ऊपर कायम रहना चाहिए, देखना चाहिए जो चीन क्या करता है। और जैसा कि कहा गया है, भारत तो इतना छोटा देश है नहीं, किसी और देश के तरीके से तो है नहीं जहां पर एक बारी दलाई लामा गए और उन्होंने एकदम उसको वो कर दिया, चारों तरफ से घेर लिया और उनको अपने कोट में। भारत ऐसा देश तो है नहीं, तो भारत जो भी उनको, और मेरे विचार से जहां पर वो भारत के रास्ते में अटकलें लगा सकते हैं, चीन हमेशा लगाता रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा। 20 सेकंड लास्ट कमेंट, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को सचेत होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको याद है मंगोलिया ने दलाई लामा को बुलाया था, उसके बाद उन्होंने तकरीबन मंगोलिया को घुटने पे बैठा के माफ़ी मंगवाई थी कि कृपया करके, उन्होंने कहा कि हम कभी इस तरीके की बात नहीं करेंगे। हिंदुस्तान मंगोलिया नहीं है, हिंदुस्तान काफ़ी मजबूत मुल्क है, परंतु उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए किस तरीके से चीन को टेम करे बिना किसी चीज़ को एग्रावेट करे। हम ये नहीं चाहते कि अमेरिका के प्रोत्साहन पे या किसी कोई और थिंक टैंक वगैरह मिल के कहें कि हिंदुस्तान को ऐसी बात करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और साफ तौर पर ऐसे दौर में बात कर रहे हैं जबकि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है कि हर तरफ जो है सत्ता का संतुलन जो है बदल रहा है। क्या वाकई ताकत का संतुलन चीन और भारत के बीच भी बदलता हुआ नजर आ रहा है? ये देखने वाली बात है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।